चलिए, क्या हाल चाल है? मजा में है ना? मजा में रहिए, पढ़ते लिखते रहिए। क्लास लाइव हो चुका है। लेट हो गया है क्लास में। क्या बता रहे? उड़ीसा बताना है? चलिए ठीक है, उड़ीसा को हम लोग जानते हैं। आपको आगे दशहरा पूजा भी है, और उसके बाद जो है और क्या है, और हाँ, कल बीपीएससी का परीक्षा है। कल बीपीएससी का परीक्षा है। सेंटर एज इट इज भेजा है, जहाँ तहाँ जिसको जो मन हुआ उसको वहाँ दे दिया है। लड़की का भी होम सेंटर नहीं दिया है हो, लेकिन कुछ लड़की का नहीं दिया है। कुछ का दिया है, कुछ का नहीं दिया है। अच्छा ठीक है, चलिए जहाँ भी सेंटर दे, परीक्षा है, परीक्षा तो देना ही है। उससे पिछले लास्ट क्लास में क्या बताए थे? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अच्छा बताइएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र कौन राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। एकदम कंफर्म है? अच्छा, एक बात और बताइएगा, विंध्याचल पर्वत मुख्य तौर पर कौन राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। आगे बताइएगा, कुनो नेशनल पार्क कौन राज्य? मध्य प्रदेश। भारत का न्यागरा किस जलप्रपात को कहते हैं? चित्रकूट। किसको? चित्रकूट। चित्रकूट जलप्रपात कौन राज्य में है? छत्तीसगढ़ राज्य में। कौन नदी पर है? इंद्रावती। कौन नदी पर है? इंद्रावती। इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। गोदावरी की सहायक नदी है। चलिए, तो अब जो है छत्तीसगढ़ देख लिए हैं, ओडिशा को देखते हैं। ओडिशा। ओडिशा देखिए, यहां पे सुनिएगा। ओडिशा आज जिस राज्य का नाम है उसे पहले उड़ीसा कहा जाता था। उड़ीसा। क्या कहा जाता था? उड़ीसा। उड़ीसा का ही नाम परिवर्तित करके 2011 ईस्वी में ओडिशा कर दिया गया। 2011 ईस्वी में ओडिशा कर दिया गया। इसके बाद आपको एक ओडिसी है। ओडिसी। ओडिसी। ओडिसी की अगर हम बात करें तो जो ओडिसी है यह एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है। समझ गए? यह एक प्रकार का जो है आपको शास्त्रीय नृत्य है। और भारत में मूलतः 8 शास्त्रीय नृत्य है, उसमें ओडिसी है। और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य ओडिशा का है। इसके प्रमुख जो कलाकार है संयुक्त पानीग्राही, सोनल मान सिंह, किरण सहगल, ये सभी के सभी ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। इसके बाद ओडिसी एक प्रकार का भाषा भी है। समझ गए? उड़िया, सामान्य तौर पर उसको उड़िया कहा जाता है। उड़िया। समझ गए? उड़िया। और उड़िया भाषा के लिए ही ओडिसी भाषा, ओडिसी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो एक भाषा है वह उड़िया भाषा है। और जो उड़िया भाषा है यह ओडिशा में मूलतः बोला जाता है। और जब आप भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे तो भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको यह पढ़ना होगा कि भारत में टोटल 22 भाषा ऐसे हैं जिसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और उन 22 भाषाओं में से 6 भाषा ऐसे हैं जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो भारतीय संविधान के तहत टोटल 22 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और उन 22 राजभाषाओं में एक आपको उड़िया भाषा भी है। उड़िया भाषा भी है। और इन 22 भाषाओं में से ही 6 ऐसे भाषा है जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। जो 6 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है उसमें संस्कृत, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ओडिसी और मलयालम। ओडिसी और मलयालम। तो गौर कीजिएगा, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिसी, यही 6 भाषा को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है।
कुछ किताब जो है उड़िया भाषा के लिए अभी तक उड़िया शब्द का ही प्रयोग कर रहा है और कुछ किताब ओडिसी शब्द का भी प्रयोग कर रहा है, दोनों बात है। तो उड़िया बोले या ओडिसी बोले, दोनों सेम सेम बात समझना है आपको। और जो उड़िया या ओडिसी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है 2014 में, 2014 में उड़िया या ओडिसी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अब देखिएगा जो ओडिशा है, आप सभी लोग को यह बात हम राज दर्शन के अंतर्गत ही बताए हैं। जब हम आपको बिहार पढ़ा रहे थे तो हमने आपको यह बताया है कि बंगाल का विभाजन हुआ और अपने बिहार का गठन 1912 में हुआ। 1912 में हुआ। 1912 का जो अपना बिहार था, उस बिहार में झारखंड ओडिशा सभी क्षेत्र शामिल थे। 1912 के बिहार में बिहार, झारखंड, ओडिशा सभी क्षेत्र शामिल थे। कालांतर में जाकर बिहार में पहली बार विभाजन 1936 में हुआ और 1936 में जब बिहार में पहली बार विभाजन हुआ तो 1936 ईस्वी में ही एक नया राज्य जो है आपको ओडिशा बना। 1936 ईस्वी में एक नया राज्य ओडिशा बना। तो बिहार को ही विभाजित करके 1936 ईस्वी में ओडिशा प्रांत का गठन किया गया। जब आप मानचित्र पर ओडिशा को देखेंगे तो ओडिशा के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी है, उत्तरी भाग में पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, पश्चिमी भाग में छत्तीसगढ़ है और दक्षिणी पश्चिमी भाग में आंध्र प्रदेश है। दक्षिणी पश्चिमी भाग में आंध्र प्रदेश है। तो ओडिशा समुद्र के साथ सीमा बना रही है, राज्यों के साथ सीमा बना रही है। मतलब ओडिशा जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। ओडिशा अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है आपको नहीं बनाती है। अब जब आप राजनीतिक दृष्टिकोण से ओडिशा को देखेंगे तो राजनीतिक दृष्टिकोण से जो ओडिशा है, यह एक सदनीय विधायिका वाला राज्य है। एक सदनीय विधायिका वाला राज्य है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक सदन है, वह आपको विधानसभा है। और यहां के विधानसभा में 147 सीट है, 147 सीट है। ओडिशा को लोकसभा में 21 और राज्यसभा में 10 सीट दिया गया है। राज्यसभा में 10 सीट दिया गया है। और ओडिशा में टोटल 30 जिला है, 30, 3 पर 0 30। ओडिशा में जो है टोटल आपको 30 डिस्ट्रिक्ट है, 30 डिस्ट्रिक्ट है, 30 जिला है आपको ओडिशा में। ये तो ओडिशा के राजनीतिक विषय में हमने आपको बताया है। इसके अलावे ओडिशा से संबंधित जो बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, पाराद्वीप बंदरगाह, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, इसके बाद आपको राउरकेला इस्पात संयंत्र हो गया। फिर जो है आपको कालाहंडी क्षेत्र हो गया, मयूरभंज क्षेत्र हो गया, फिर जो है आपको पुरी हो गया, भुवनेश्वर हो गया, कटक हो गया, जंगम हो गया। ये तमाम ओडिशा के प्रमुख क्षेत्र है जहां से प्रश्न बनते हैं। और यही सब प्रश्न जो है आपसे आपके परीक्षा में पूछा गया। चिल्का झील हो गया। तो ये तमाम प्रकार की चीज है। तो एक एक करके जो है अब हम लोग ओडिशा के प्रमुख शहरों को देखते हुए जो है ओडिशा को हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। ओडिशा का मानचित्र ने लगाया है तो है, और नहीं हमको लगा झारखंड यहाँ पे लिखा हुआ है, हमको लगा है तो ना ओडिशा है, ये सॉरी ओडिशा ही है। चलिए, तो अब सबसे पहले तो कुछ मूल स्थान को जो है हम आपको टिक करवा देते हैं। कुछ मूल स्थान है आपको कालाहांडी है, कोरापुट है, इसके बाद जो है आपको सुंदरगढ़ है, सुंदरगढ़ के बाद जो है आपको गंजाम है, गंजाम के बाद पुरी है, कटक है, मयूरभंज है, ये जो है। और इसके बाद जो है ओडिशा का राजधानी भुवनेश्वर को भी ले लेते, भुवनेश्वर, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। तो ये ओडिशा के जो है ना कुछ प्रमुख शहर है, कुछ प्रमुख जिला है, जिसको लेकर के यहां पर हम आपके साथ अब चर्चा कर रहे हैं। ओडिशा एक औद्योगिक राज्य है। ओडिशा खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से संपन्न राज्य है। ओडिशा के भीतर आपको तांबा नामक खनिज मिल जाएगा, लौह अयस्क मिल जाएगा, कोयला मिल जाएगा। ये तमाम खनिज संसाधनों से भरपूर राज्य है आपको ओडिशा। ये सभी प्रकार के खनिज संसाधन से भरपूर राज्य है आपको ओडिशा। अब जो आपको ओडिशा का एक जिला सुंदरगढ़ है, आप सभी लोग पिछले सेशन में भी चीजों को सुने होंगे कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो 3 इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी, राउरकेला,
भिलाई और दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन की मदद से स्थापित हुआ था। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, रूस की मदद से स्थापित हुआ था। और जो राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र है वह ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला में है। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला में है। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला में ही एक शहर है, उसका नाम है आपको राउरकेला। उसका नाम है राउरकेला। और जो राउरकेला है, राउरकेला के भीतर ही जो लौह इस्पात संयंत्र है उसी को राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र कहा जाता है। और राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के मदद से स्थापित हुआ था। जर्मनी के मदद से जो है यह आपको स्थापित हुआ था। यह ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला में स्थित है। इसके बाद अब हम सीधे यहां पर आ जाते हैं कटक। सीधे यहां पर हम कटक के पास आ जाते हैं और कटक की चर्चा हम आपके साथ करते हैं। जो आपको कटक है ओडिशा का एक प्रमुख शहर है। जो ओडिशा हाईकोर्ट है, ओडिशा हाईकोर्ट उसकी राजधानी नगर भुवनेश्वर में स्थित नहीं है, बल्कि ओडिशा हाईकोर्ट का जो मूल स्थान है वह कटक में है। ओडिशा हाईकोर्ट का मूल स्थान कटक में है। और अगर आप लगातार क्लास कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा याद कीजिए, हमने आपको यह बात बताया है कि वैसे राज्य के हाईकोर्ट जिसका मूल स्थान उसके राजधानी नगर में नहीं है उसको याद रखना आवश्यक है। तो हाईकोर्ट के मूल स्थान में, ओडिशा राज्य के हाईकोर्ट के मूल स्थान को भी आपको स्मरण में रखना है, आपको याद रखना है, क्योंकि उसका भी मूल स्थान राजधानी नगर भुवनेश्वर में नहीं है बल्कि कटक में है। और कटक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण शहर है। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े नेताओं में से एक सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में ही हुआ था। ओडिशा के कटक में ही सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। और इनके पिताजी की इच्छा थी कि सुभाष आईसीएस की परीक्षा पास करे, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करे। लेकिन सुभाष के मन में देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। सुभाष के मन में देश प्रेम जो है कूट कूट कर भरा हुआ था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस अपने पिता की इच्छा को भी टाल नहीं सकते थे, जिस वजह से सुभाष चंद्र बोस ने अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आईसीएस की परीक्षा की तैयारी हेतु लंदन गए। और जब लंदन गए थे तैयारी के लिए, तो आईसीएस की परीक्षा की तैयारी में 4 वर्ष का समय लगता था। 4 वर्ष, कितना वर्ष? 4 वर्ष। और सुभाष चंद्र बोस को इतनी जल्दी थी कि मात्र 6 महीना में तैयारी कर लिए। मात्र 6 महीना में तैयारी कर ली और परीक्षा दिए और चौथा रैंक लाए। चौथा रैंक लाए और फिर भारत आए और ब्रिटिश सेवा में नियुक्त हुए। नियुक्ति होने के बाद जो है काम करने लगे। उनको आत्मग्लानि हो रहा था कि हम क्या कर रहे हैं। उनको लग रहा था कि हम इसलिए पैदा नहीं हुए कि हम अंग्रेजों की सेवा करें। उनके मन में हमेशा यह था कि हम इसलिए पैदा हुए हैं कि हम भारत के लोगों की सेवा करें, भारत के लोगों की सेवा करें, भारत के लोगों की सेवा करें। तो सुभाष चंद्र बोस अपने भाई के नाम खत लिखा और कहा कि हम जो है त्यागपत्र देने जा रहे हैं और गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाएं, हम उसमें भाग लेंगे। पिताजी को जो सोचना है सोचे अपना। उनका इच्छा तो पूरा करिए दिए हैं, बन तो गायबे नहीं किए हैं, मतलब योग्य तो हम हैं ही। तो सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। सक्रिय तौर पर राष्ट्रीय राजनीति में असहयोग आंदोलन में प्रवेश लेकर के उन्होंने सक्रिय तौर पर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया। सुभाष चंद्र बोस, देखिए जो गांधी है ना, गांधी के सोचने का तौर तरीका अलग था और सुभाष के सोचने का तौर तरीका अलग था। सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें तो उनका मानना था कि यह देश हमारा है तो हम दबे आवाज में अंग्रेजों से अधिकार की मांग नहीं करेंगे।
हम आवाज बुलंद करके अंग्रेजों से अधिकार की मांग करेंगे, अंग्रेजों से अधिकार की मांग करेंगे। गांधी और सुभाष के बीच मनभेद हमेशा रहता था, दोनों साथ में काम करते थे, लेकिन मनभेद वैचारिक तौर पर दोनों के बीच हमेशा रहता था। और सुभाष चंद्र बोस बाद में गांधी जी के ज्यादा हस्तक्षेप से नाराज हो गए, कांग्रेस छोड़ दिए, आजाद हिंद फौज का गठन किए और उसके माध्यम से देश की आजादी के लिए लड़ते रहे। और सुभाष चंद्र बोस ने जब अपनी आजाद हिंद फौज सेना की मदद से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जीत लिया, तो वहां आजाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया। और जब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार का गठन किया, तो वहां पर शपथ ग्रहण सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिया गया था। और उस शपथ ग्रहण में सुभाष चंद्र बोस ने यह शपथ लिया था कि मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक सिर्फ और सिर्फ अपने देश की आजादी के लिए सोचूंगा। सुभाष चंद्र बोस के कई सारे नारे हैं, जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये तमाम प्रकार के नारे हैं। इसके अलावा कटक में एक क्रिकेट स्टेडियम भी है। क्रिकेट देखते हैं कि नहीं देखते हैं? डेली देखिए, जब जब होता है तब तब देखिए, नहीं देखिएगा ना क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, जीवन बर्बाद हो जाएगा। एगो क्वेश्चन नहीं बना, मेरिट से खत्म, एकदम डेली जय बजे शुरू होता है वह बजे से लेकर जब तक खत्म नहीं होता तब तक देखिए, समझ गए? तो ओडिशा के कटक में जो है एक क्रिकेट स्टेडियम है, उसका नाम है बाराबती क्रिकेट स्टेडियम। बाराबती क्रिकेट स्टेडियम, तो बाराबती क्रिकेट स्टेडियम ओडिशा के कटक में है। फिर चावल अनुसंधान संस्थान, चावल केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ओडिशा के कटक में है। वहीं जो वैश्विक स्तर का चावल अनुसंधान संस्थान है वह फिलीपींस की राजधानी मनीला, फिलीपींस जो है ना एशिया महादेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में एक देश है फिलीपींस, मानचित्र पर देखिएगा तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है। मनीला में ही विश्व चावल अनुसंधान संस्थान है, विश्व चावल अनुसंधान संस्थान है। तो यह कटक के विषय में हो गया। इसके बाद ओडिशा का एक प्रमुख शहर है पुरी, ओडिशा का एक प्रमुख शहर है पुरी, और ओडिशा का प्रमुख शहर पुरी है। पुरी में ही चिल्का झील है, पुरी में ही चिल्का झील है। चिल्का झील का नाम आप सुने होंगे। पुरी के जब आप दक्षिणी पश्चिमी भाग में आएंगे तो यहां पर ये जो झील नजर आ रहा है यही चिल्का झील है, ये चिल्का झील है। चिल्का झील, और जो चिल्का झील है आप देख सकते हैं, समुद्री भाग है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, समुद्र तट से सटा हुआ झील है। और कभी समुद्र दर्शन आप लोग किए हैं? हम तो नहीं किए, हो सकता है आप लोग किए होंगे। कभी समुद्र दर्शन करने का मौका मिलेगा, समुद्र में जाइएगा तो उसका पानी उठा करके मुंह में लीजिएगा, नमकीन लगेगा, नमकीन। तो समुद्र से सटा हुआ झील चिल्का झील है, तो स्वाभाविक सी बात है इसका पानी खारा होगा, नमकीन होगा, इसका पानी खारा या नमकीन होगा। तो जो चिल्का झील है यह एक प्रकार के खारे पानी का झील है, तटीय झील है। और जो समुद्र सामान्य तौर पर जो समुद्र तट से सटा हुआ झील होता है ना, वो लेगून झील होता है। लेगून झील कई प्रकार के होते हैं, उसमें एक लेगून झील होता है। लेगून झील किसे कहा जाता है इसको आप समझिएगा। लेगून झील उस झील को कहा जाता है जो झील, और झील का सबसे पहले तो झील का मतलब समझिए। झील का मतलब क्या होता है जानते हैं? पोखर या तालाब, समझते हैं? पोखर या तालाब। और एक बात बताइएगा, पोखर या तालाब की हम बात करें तो उसका जल स्थिर रहता है या फिर अस्थिर रहता है? स्थिर रहता है। पोखर या तालाब का जल स्थिर रहता है, क्योंकि पोखर या तालाब का कनेक्शन नदी सबसे नहीं होता है, ठीक है? नदी से नहीं होता। जब नदी से कनेक्शन है तो वो जो है आपको पोखर या तालाब हो ही नहीं सकता है। आपके गांव घर में, आपके समाज में आप याद कीजिए ना, पोखर ना है, पोखर है ना, होगा निश्चित तौर पर, लगभग हर गांव में एका दुक्का पोखर तो मिल ही जाता है, समझ गए? तो पोखर कहा जाता है कि इसको, यानी गड्ढा खोद देता है, बारिश का पानी उसमें जमा हो जाता है, उसी को पोखर हम लोग कहते हैं। उसको समुद्र से कोई लेना देना नहीं होता है, नदी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो पोखर का ही जो बृहद रूप होता है ना, उसी को झील कहा जाता है। पोखर के बृहद रूप को ही झील कहा जाता है। और झील का भी जो पानी होता है वह स्थिर रहता है, शांत रहता है। अब यहां पर समझिएगा, लेगून झील, जब समुद्री जल बालू, कंकड़, पत्थर इत्यादि के अवरोधक बन जाने के कारण मुख्य जल से अलग हो जाता है, उससे जो झील बनता है उसी को लेगून झील कहा जाता है।
और जितने भी समुद्र तटीय राज्य है, केरल हो गया, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश हो गया, ओडिशा हो गया, इन राज्यों में जो झील है वो लेगुन झील के उदाहरण है, वो लेगुन झील के उदाहरण है। तो चिल्का झील भी अपने आप में एक लेगुन झील है। और चिल्का झील में कई सारे द्वीप मिलेंगे। उन द्वीपों में एक द्वीप है नालावान द्वीप। नालावान द्वीप ओडिशा के भीतर चिल्का झील में है। और जो चिल्का झील है यह झींगा मछली समझे, झींगा मछली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झींगा मछली के उत्पादन के लिए जो है आपको चिल्का झील प्रसिद्ध है। इसके अलावे अगर हम पुरी को देखें तो जो ओडिशा का पुरी है मंदिरों के लिए विख्यात है। मंदिर के लिए विख्यात है। बहुत सारे मंदिर है जो ओडिशा के पुरी में स्थित है। बकलोल में मुंह तोड़ देंगे हम, समझिए, एक चाट मारेंगे ना 4 दिन तक उठ के पानी नहीं पीजिएगा। बोर्ड पे देखिए, सुनिए, समझ गए। ओडिशा का जो पुरी है यह आपको मंदिर के लिए विख्यात है। मंदिर, ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ पुरी मंदिर है। ओडिशा के पुरी में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर है जिसे ब्लैक पेगोडा मंदिर भी कहा जाता है, जो सूर्य देवता को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु देवता को समर्पित है। विष्णु के लिए ही जगन्नाथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ओडिशा के पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है, उस जगन्नाथ मंदिर के जब आप गर्भगृह में जाएंगे तो भगवान जगन्नाथ हो गए, सुभद्रा हो गई, बालभद्र हो गया, इन सभी का मूर्ति है। और इन सभी का जो मूर्ति है, सामान्य तौर पर जो मूर्ति होता है वो पत्थर का बना होता है। पत्थर। अरे सामान्य तौर पर शब्द का प्रयोग क्या किया, ध्यान से सुनिए ना, आगे बोलने दीजिए ना हमको। आगे पूरा लाइन तो पूरा किए नहीं, ठीक है। सामान्य तौर पर जो मूर्ति होता है वो पत्थर का बना होता है, लेकिन ओडिशा के पुरी के भीतर जो जगन्नाथ मंदिर है उसके गर्भगृह में जो भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की मूर्ति है वह लकड़ी का बना हुआ है। और यही कारण है कि परीक्षा प्रश्न पूछा है और पूछा है। तो इस बात को आपको याद रखना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि यह अपने आप में एक एक्सेप्शनल केस है। और वैसे चीज जो अपने आप में एक्सेप्शनल हो, अपवाद हो, उसको याद रखना एकदम अति आवश्यक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ओडिशा की समुद्र तट पर है तो स्वाभाविक सी बात है बहुत सारे बंदरगाह ओडिशा में होंगे। ओडिशा के भीतर निश्चित तौर पर बहुत सारे बंदरगाह नगर है, लेकिन ओडिशा का जो सबसे प्रमुख और बड़ा बंदरगाह है वह पारादीप है। पारादीप बंदरगाह है वह ओडिशा में है। इसके अलावा जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, यह सब ओडिशा में है। ओडिशा का जो कालाहांडी और कोरापुट क्षेत्र है, यह आपको तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तांबा के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। वहीं मयूरभंज की हम बात करें तो यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो ओडिशा का मयूरभंज लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ओडिशा का कालाहांडी और कोरापुट तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। एक तो सीधा तौर पर आपसे पूछा जाता है कालाहांडी लोह अयस्क क्षेत्र कौन राज्य में है, कोरापुट लोह अयस्क क्षेत्र कौन राज्य में है, मयूरभंज लोह अयस्क क्षेत्र कौन राज्य में है, कोरबा लोह अयस्क क्षेत्र कौन राज्य में है, चित्रदुर्ग लोह अयस्क क्षेत्र कौन राज्य में है, रत्नागिरी लोह अयस्क क्षेत्र कौन राज्य में है, ब्रह्मगिरी लोह अयस्क क्षेत्र कौन राज्य में है। ये तमाम प्रकार के प्रश्न क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो कम से कम आप एक बार भारत के जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है उसके विषय में याद रखना आपके लिए अति आवश्यक है। और जब राज्य विशेष आपका खत्म हो जाएगा तो एक बार हम तांबा, लोह अयस्क, पेट्रोलियम, यही 3 को पूछता है। ऐसे तो खनिज संसाधन की कोई कमी है, कई प्रकार के खनिज संसाधन है, लेकिन मुख्य तौर पर हमारी परीक्षा में या तो तांबा, लोह अयस्क या पेट्रोलियम, यही 3 क्षेत्र के विषय में पूछता है। क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिए, हम डेली टेस्ट लेते हैं, उसमें क्वेश्चन जाकर के देखिए, आपको पता चल जाएगा। इसके अलावे
अगर हम ओडिशा की बात करें, ओडिशा के भीतर कई सारी नदियां बहती है, जैसे ब्रह्मणी नदी हो गया, बैतरणी नदी हो गया, महानदी हो गया। ये तमाम प्रकार की नदियां ओडिशा से होकर बहती है, ये तमाम प्रकार की नदियां ओडिशा से होकर बहती है। इन नदियों में ओडिशा में बहने वाली जो सबसे प्रमुख नदी है वह महानदी है। महानदी 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 छत्तीसगढ़ राज्य के सिंघावा श्रेणी से निकलती है, छत्तीसगढ़ में बहने के बाद ओडिशा में प्रवेश करती है और ओडिशा के तट पर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और जो महानदी छत्तीसगढ़ राज्य में और ओडिशा राज्य में बहती है, इसमें जो ओडिशा राज्य में जब महानदी प्रवेश करती है, यहां से महानदी प्रवेश करती है और ओडिशा राज्य में ही महानदी के तट पर हीराकुंड बांध है। और जो हीराकुंड बांध है, इस बांध की लंबाई है 26 किलोमीटर, 26 किलोमीटर। और यह भारत की सबसे लंबी बांध है। जो हीराकुंड बांध है यह भारत की सबसे लंबी बांध है। भारत की सबसे लंबी बांध हीराकुंड बांध ओडिशा के भीतर महानदी के तट पर है। इसके अलावे ओडिशा के भीतर कई सारी पर्वत श्रेणी और कई सारे पर्वत आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको अस्सिया पहाड़ी, टिकरपारा पहाड़ी, नयागढ़ पहाड़ी, गढ़जात पहाड़ी, ये तमाम प्रकार की पहाड़ियां ओडिशा में ही स्थित है। ये तमाम प्रकार की पहाड़ियां ओडिशा में स्थित है। ओडिशा के जब आप उत्तरी भाग में आएंगे तो यहां गढ़जात मिलेगा, उसके नीचे आएंगे तो टिकरपारा मिलेगा, उसके नीचे आएंगे तो आपको नयागढ़ मिलेगा और इस एरिया में आएंगे तो अस्सिया पहाड़ी मिलेगा। तो गढ़जात, टिकरपारा, नयागढ़, अस्सिया, ये तमाम प्रकार की पहाड़ियां ओडिशा राज्य में है। और जिस प्रकार से आपने इस बात को याद रखा है कि नर्मदा नदी कौन दो पर्वत श्रेणी के बीच से होकर गुजरती है, हाय नहीं याद रखे हैं, हाय महाराज, आप लोगों को कॉमन सेंस है? कॉमन सेंस ना है ना? मुसल्लापुर हाट के बाजार में 10 रुपए किलो मिलता है, ठीक है, एक दुकान है कॉमन सेंस वाला, आप खोजिएगा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आके हमसे पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे, जाके खरीद लीजिएगा 1 क्विंटल। देखिए कॉमन सेंस इस वजह से बोल रहे हैं, देखिए बहुत सारी बात ऐसी है जो नोट में नहीं लिखा हुआ है। आप लेक्चर सुन रहे, हम आपको बोले हुए हैं, हम आपको क्या बोले, हम आपको ये बोले हैं नोट घर पे जाके पढ़िए, नोट को आप पढ़ के आइए, क्लास में जो पढ़ाते हैं नोट को पढ़ के आइएगा, तो क्लास में जो हम बकते हैं, हम तो पागल हैं, हमको तो पागल कुत्ता काटा, इसी वजह से आकर के हम बकते रहते हैं, समझ गए? तो नोट पढ़ के आइएगा घर से, तब ना पता चलेगा हाँ फलनामा बात मास्टर बोल रहा है नोट में है, चिल्लामा बात बोल रहा है ना है, तो फलनामा बात नोट में है तो नहीं लिखेंगे, चिल्लामा बात नोट में ना है तो उसको लिख लेंगे। जब मध्य प्रदेश बता रहे थे तो वहां पर इस बात की चर्चा हमने आपके साथ की थी कि जो नर्मदा नदी घाटी है, जो नर्मदा नदी है वह आपको विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होकर गुजरती है। और यह प्रश्न कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक, यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा जो इस प्रश्न को नहीं पूछा होगा कि नर्मदा नदी घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर गुजरती है, तो उत्तर हो जाएगा विंध्याचल और सतपुड़ा। जिस प्रकार से नर्मदा नदी घाटी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से होकर गुजरती है, उसी प्रकार से जो महानदी है, महानदी घाटी है, वह आपको टिकरपारा और नयागढ़ पर्वत श्रेणी के बीच से होकर गुजरती है। तो ये हमने आपको ओडिशा के विषय में बताया है। तो अब जो है एक बार ओडिशा को पढ़ लीजिए, अब लगता है हम ही को लिखाना होगा, कॉमन सेंस ना है आप लोग में। एक बार ओडिशा को जल्दी पढ़िए और कुछ 2-4-5 पॉइंट हम अपने तरफ से लिखाएंगे, जल्दी पढ़िए 1 मिनट में। शशिकांत कुमार, नीतू सिंह, चलिए ये लोग जो है, हेलो 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 हेलो, आवाज कट जा रहा है क्या? आवाज कट रहा था। अमित पांडे जी देखे हैं, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आनंद गौरव पाराद्वीप में है, चलिए ठीक है।
चलिए पढ़ते हैं, अच्छी बात है। हाँ पढ़िए जल्दी हो। क्या कर रहे हैं जी, पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़िए। पढ़ लिए, एक आध गो पॉइंट ओडिशा में नोट डाउन कीजिए तो। टिकरपारा पर्वत श्रेणी और टिकरपारा लिख लीजिएगा ना, बकलोल दिमाग ना है जी। उसके नीचे में देखिए जगह है, वहां पे नहीं लिख सकते हैं बड़ा महाराज, एकदम कोई तोड़े तरीका नहीं मालूम, पता नहीं कैसे जीवन कटेगा। टिकरपारा पर्वत श्रेणी और नयागढ़ पर्वत श्रेणी, नयागढ़ पर्वत श्रेणी नयागढ़ पर्वत श्रेणी के बीच से होकर नर्मदा नदी, सॉरी महानदी के बीच से होकर महानदी गुजरती है। आगे लिखिएगा, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से नर्मदा नदी गुजरती है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से नर्मदा नदी गुजरती है। गढ़जात पहाड़ी, नीचे से गढ़जात पहाड़ी, गोढ़ हो जातो गढ़जात, गोढ़ हो जातो गढ़जात, गढ़जात पहाड़ी, टिकरपारा पहाड़ी, नयागढ़ पहाड़ी, अस्सिया पहाड़ी, महेंद्रगिरी पहाड़ी इत्यादि गुजरात में स्थित है। इत्यादि ओडिशा में स्थित है, सॉरी, इत्यादि ओडिशा में स्थित है, सॉरी, इत्यादि ओडिशा में स्थित है। थोड़ी आज सब बैच में उल्टा पुल्टा हो रहा है। जानते हैं सोने का जीवन में बड़ी महत्व है, ये सब के चक्कर में जो है ना हम सो नहीं पाए, समझे। आज सुबह वाला बैच में भी बहुत उल्टा पुल्टा लिखा रहे थे। तो भर दिन थकते हैं, सोएंगे ना तो दिमाग काम करता है जी। चलिए और क्या लिखाएंगे, हाँ लिखिएगा एक और पॉइंट। मयूरभंज लोह अयस्क क्षेत्र ओडिशा में स्थित है। मयूरभंज लोह अयस्क क्षेत्र, नवीन कुमार शाह जी, सेल्फ स्टडी कम से कम अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं ना, सच में सफल होना चाहते हैं, सच में अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं और पड़ोसी को नाराज करना चाहते हैं, तो 8 घंटा पढ़िए, कम से कम 8 घंटा। इससे ज्यादा आप जितना पढ़ लीजिए उतना बढ़िया, लेकिन कम से कम इतना, हाँ 8 घंटा। बिना 8 घंटा पढ़े रिजल्ट पॉसिबल नहीं है, किसी सूरत में नहीं है। और लड़की लोग भ्रम में मत रहिए कि हम लड़की हैं, 35% आरक्षण है। जाकर के मेरिट में देखिए 74 71, ठीक है, रिजल्ट देखिए जाकर के 74 71, कितना क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन का अंतर। 2-3 क्वेश्चन तो आप जानते हुए भी गलती करके आ जाते हैं, समझ गए। तो अब लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं, बड़ी कंपटीशन है, समझ गए। चलिए बाद बाकी चीज क्लियर है, आइए हमारे साथ याद कीजिए। मयूरभंज लोह अयस्क क्षेत्र ओडिशा में है।
चलिए, उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कब किया गया? 2000। अच्छा, कौन किया होगा हो? ये काम कौन किया होगा? भारत की कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद। अच्छा, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है हो, और ओडिसी एक शास्त्रीय भाषा है। ओडिसी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? 2000। भारत के भीतर कितने भाषा को शास्त्रीय भाषा, कितने भाषा? और देखिए, जानते हैं शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस भाषा को दिया जाता है? देखिए, शास्त्रीय भाषा का दर्जा उस भाषा को दिया जाता है जो कम से कम 2500 से 3000 वर्ष पुराना हो। पहला कंडीशन यह है। दूसरा कंडीशन, वह मूल भाषा है, मूल, उसकी उत्पत्ति किसी अन्य भाषा से नहीं हुई है, बल्कि वह भाषा अपने आप में मूल है। फिर उस भाषा के प्राचीनतम साहित्य मिले हैं, उस भाषा के प्राचीनतम साहित्य मिले हैं जिसे आज के डेट में पढ़ा जा सकता है। यह तमाम प्रकार के कंडीशन को जो भाषा फुलफिल करता है उसी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। तो ये जो 6 भाषा है, संस्कृत, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ओडिया, मलयालम, ये सब भाषा इन कंडीशनों को फुलफिल करता है। इसी वजह से इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इसके बाद आगे बताइएगा, जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है, कहां है? सिमलीपाल। सिमलीपाल। चिल्का झील। चिल्का झील। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां हुआ? और जानते हैं सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म दिवस 23 जनवरी है, उसको पराक्रम दिवस के रूप में अब मनाया जाएगा। कौन दिवस के रूप में? पराक्रम दिवस। कौन दिवस के रूप में? पराक्रम दिवस। याद रखिएगा, ये सब चीज पूछेगा, समझ, नीचे से लिखे तो भी लाइन। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस 23 जनवरी को, आप लोग के पास कॉमन सेंस नहीं, इसी वजह से इस सब चीज को हमको लिखाना पड़ रहा है, ठीक है। अब कुछ लोग हैं उनको है, ठीक है, वो लिख लेते हैं, उनको याद है, लेकिन हमको तो सबको लेके चलना, हम तो सबसे पैसा लिए, समझे, मजबूरी है हमारा। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लिखिए ना, मनाया जाता है, वही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। राउरकेला लो इस्पात संयंत्र कौन राज्य में है? ओडिशा के कौन जिला? कौन जिला में? सुंदरगढ़। और कौन देश के मदद से स्थापित? कौन देश के मदद से? तांबा उत्खनन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध? कालाहांडी, कोरापुट। कालाहांडी। और जानते अशोक का 2 अभिलेख भी मिला है, धोली और जौगढ़। धोली और जौगढ़। धोली और जौगढ़, ये 2 अभिलेख अशोक के ओडिशा से मिले। धोली और जौगढ़ अभिलेख जो है अशोक ओडिशा से मिले हैं। इसके बाद बाराबती क्रिकेट स्टेडियम कहां है? वो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, विश्व चावल अनुसंधान संस्थान। अच्छा, इसके बाद जो है जगन्नाथपुरी का मंदिर ओडिशा के कौन शहर में? कौन शहर में है? पुरी में है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा है ना, हो, नीचे से एक लाइन लिखिएगा। पुरी में स्थित, पुरी में स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में, पुरी में स्थित पुरी में स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह, जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ और उसकी बहन सुभद्रा और भाई बालभद्र, भगवान जगन्नाथ और उसकी बहन सुभद्रा और भाई बालभद्र का मूर्ति लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला राज्य कौन है जी? महाराष्ट्र।
चलिए आइए अब महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र, ये जो मैपिंग किए हैं ये राज्य आपको महाराष्ट्र है। भारत के 28 प्रांतों में से एक राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का गठन 1960 में हुआ माना जाता है। 1960, 1 नवंबर 1960, सॉरी 1 मई 1960, 1960 में महाराष्ट्र का गठन हुआ माना जाता है। और यह जो राज्य है, अगर आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो राजनीतिक दृष्टिकोण से यह द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य है। यहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, विधानसभा विधान परिषद दोनों है। यहां के विधान सभा में 288 सीट है, वही जो विधान परिषद है, विधान परिषद में जो है आपको 78 सीट है। इस राज्य को लोकसभा में 48 सीट प्रदान किया गया है, वही इस राज्य को राज्यसभा में 19 सीट प्रदान किया गया है। राज्यसभा में 19 सीट प्रदान किया गया है। और यह जो राज्य है, इस राज्य का जब निर्माण हुआ था, इस राज्य का गठन जब 1960 ईस्वी में हुआ था, तो उस समय इस राज्य में जिला की संख्या 26 हुआ करती थी। और आज के डेट में इस राज्य में जिला की संख्या 36 है, यानी 36 है। आज के डेट में जो महाराष्ट्र है, इसमें जिला की संख्या आपको 36 है। अगर हम महाराष्ट्र को देखें, जो महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र राज्य को अगर हम देखें तो महाराष्ट्र राज्य भारत के पश्चिम में है। समुद्री सीमा बनाता है, अरब सागर के साथ सीमा बनाता है। महाराष्ट्र की राजधानी आप सभी निश्चित तौर पे जानते होंगे, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और मुंबई सालसेट द्वीप पर बसा हुआ शहर है। सालसेट द्वीप, जब आप मानचित्र को देखेंगे ना, तो ये जो है आपको यहां पर मुंबई है, और मुंबई आपको एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है सालसेट। सालसेट एकदम महाराष्ट्र के सबसे पश्चिमी भाग में आपको मिल जाएगा सालसेट द्वीप। और उसी सालसेट द्वीप पर जो है मुंबई शहर बसा हुआ है। मुंबई शहर बसा हुआ है। और आपको इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत ही एक चैप्टर हम पढ़ाते हैं आपको, भारत की जनसंख्या। वहां पर हम आपको मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेगा सिटी, इन सभी सिटी के विषय में बताते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी उस सिटी को कहा जाता है जहां की आबादी 10 लाख से अधिक हो। मेगा सिटी उस सिटी को कहा जाता है जहां की आबादी 1 करोड़ से अधिक हो। और भारत के भीतर बहुत कम मेगा सिटी है। मुंबई एक मेगा सिटी है, मुंबई एक मेगा सिटी है, यहां की आबादी 1 करोड़ से अधिक है। दिल्ली एक मेगा सिटी है, वहां की आबादी भी करोड़ से अधिक है। कोलकाता एक मेगा सिटी है, वहां की आबादी भी करोड़ से अधिक है। भारत के भीतर द्वीपों की संख्या हजारों में है। बंगाल की खाड़ी में बहुत सारा द्वीप मिल जाएगा, अरब सागर में बहुत सारा द्वीप मिल जाएगा। तो जो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है वह सालसेट द्वीप पर है। सालसेट द्वीप आपको अरब सागर में है। जो सालसेट द्वीप है वह आपको अरब सागर में है। और सालसेट द्वीप भारत के भीतर स्थित सभी द्वीपों में सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। जो सालसेट द्वीप है भारत के भीतर स्थित सभी द्वीपों में सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। और जो मुंबई है, मुंबई शहर को कई नाम से पुकारा जाता है। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, 7 टापुओं का नगर कहा जाता है, सूती वस्त्र की राजधानी कही जाती है, भारत का व्यावसायिक राजधानी कहा जाता है। यह तमाम उपनाम से मुंबई को पुकारा जाता है। यह सभी उपनाम से मुंबई को पुकारा जाता है। भारत के जो अधिकतर बैंक है, भारत के अधिकतर बैंकों का मुख्यालय मुंबई में है। जैसे कि आरबीआई मुख्यालय मुंबई में है, एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। भारत के अधिकतर बैंकों का मुख्यालय आपको मुंबई में ही मिल जाएगा। मुंबई में ही भारत का फिल्म सिटी है। सबसे पहले फिल्म सिटी का निर्माण तो मुंबई में ही हुआ था। मुंबई को भारत का हॉलीवुड भी कहा जाता है, भारत का हॉलीवुड भी कहा जाता है। जितना हीरो हीरोइन सब है सब मुंबई में है, समझे। इस संसार में नेता से भी अगर कोई घटिया है ना, नेता से भी घटिया, तो वो हीरो हीरोइन है, समझ गए। जिसका आप लोग फैन बने चलते हैं,
नेता से भी घटिया, एक तो सबसे घटिया नेता है और नेता से भी घटिया हीरो हीरोइन, समझे, उससे घटिया कोई नहीं है हमारे अनुसार। अब सबके अनुसार का अपना अपना सोच है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, जो महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र राज्य कई दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र राज्य जो कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको अगले क्लास में देखेंगे। चलिए, टेस्ट सीरीज। अमित पांडे जगन्नाथ मंदिर कौन बनवाया था? अनंत वर्मा चोडगंग। अनंत वर्मा चोडगंग, गंग वंश के शासक अनंत वर्मा चोडगंग, उसमें लिखा हुआ होगा, लिखा हुआ, आधा नाम उसका लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ हाँ, गंगा देव लिखा होगा, उसका पूरा नाम है अनंत वर्मा चोडगंग। अनंत वर्मा चोडगंग है, हाँ, कहाँ है? मुंबई में है, मुंबई है वो तो, सॉरी, न्यू वेली में है, मुंबई के न्यू वेली में। आगे बताएंगे, ठीक है। 2 मुख्यालय नगर है, 3 मुख्यालय नगर, आगे बताएंगे महाराष्ट्र को अगले क्लास में। अभिमन्यु कुमार रॉय टेस्ट सीरीज शुरू होगा, बहुत कुछ है महाराष्ट्र में, आगे चर्चा करेंगे। अभिमन्यु रॉय कुमार टेस्ट शुरू होगा जब नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन जो है ना बहुत जल्दी आ जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, पढ़ते रहिए। लगभग अक्टूबर नवंबर में या फिर इस साल के लास्ट तक में तो आइए जाएगा। रमेश कुमार को बताइए वो कैसे ज्वाइन करेगा टेस्ट सीरीज। चलिए आइए क्वेश्चन बैंक पे। घर नहीं जाइएगा, घर वाला बुलाता है आप लोग को, घर वाला कुत्ता काटा आपको बुलाएगा, आपको बुला करके क्या मिलेगा? आप तो ऐसे ही नालायक निकम्मा है। जाइएगा तो और कहिएगा कपड़ा दीजिए, मेला देखने के लिए पैसा दीजिए, उससे बढ़िया है घर वाला बुलेवे नहीं करता है। बुलाता है जी आप लोग? नहीं बुलाता है, हाँ। चलिए अब आगे आइए, यहाँ पे क्वेश्चन पे आइए। होमवर्क करते हैं ना, होमवर्क सब कीजिए महाराज, ठीक है। और देखिए एगो बात बताते हैं, एगो लड़की आई हुई थी कल परसों मिलने के लिए, उसका एगो वीडियो डाले, देख लीजिएगा, बड़ी बढ़िया बढ़िया बात बोली है, ठीक है। ऐसे बहुत लोग आता है मिलने के लिए, सबका वीडियो नहीं डाले, वो लड़की का इस वजह से डाले हैं, वो लड़की बड़ी बढ़िया बढ़िया बात बोली है, ठीक है, बोली है, हाँ, 2-4-5 गो बात उसका बड़ी गौर करने वाला है, ठीक है। हाँ वही तो बोल रहे हैं, 2-3-4 गो बात तो बड़ी बढ़िया बोली, 4-5 गो बातें बोली है, और 4-5 बात सोधा हुआ चीज है, समझे। तो उसको जो है कीजिए, मतलब वो बोली थी आत्मविश्वास को लेकर के बोली थी। देखिए एगो बात बताते हैं, हम भी अपने जीवन में बहुत बेलना बेले हैं, समझ गए। आत्मविश्वास जो होता है ना, एक चीज पर आप गौर कीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसा चीज है जो आप में हो तो आप 50 क्वेश्चन के बदला 60 को करके आइएगा सही। और सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसा चीज है, अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप 60 को क्वेश्चन जान रहे हैं, बना के आप 50 को आइएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस का महत्व तो ये होता है, समझ गए। तो एकदम पढ़िए नहीं पढ़िए, लबालब रहिए आत्मविश्वास से। नौकरी होगा तो हम ही को होगा, दूसरा किसी को नहीं होगा। अगर ऐसा सोचिएगा ना, आप अपने आप में ऐसा सोचिएगा, सोचना चाहिए ऐसा, नौकरी होगा तो हम ही को होगा, किसी को नहीं होगा, ऐसा सोचिएगा तो जो है आपका अंतर आत्मा कहेगा, क्या कहेगा जानते हैं? अंतर आत्मा कहेगा कि देखिए हम तो अपने आप को झूठा दिलासा दे रहे हैं, हमको पढ़ना चाहिए। 10 बार इस बात को आप अपने आप से कहिए ना, 11वां बार में आपके दिमाग में आएगा हमको पढ़ना चाहिए। और जैसे आपके खुद के थिंकिंग से आपके दिमाग में आ गया कि हमको पढ़ना चाहिए, फिर मोटिवेशन का कोई जरूरत ही नहीं है, आप हमेशा पढ़ते ही रहिएगा, समझ गए। और देखिए आप अपने कंपटीटर को समझिए, आपका कंपटीटर कौन है? बहुत लोग ऐसा है जो 1717 से तैयारी कर रहा है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। वैकेंसी आता है 1000 में, फॉर्म भरता है लाख में। 1717 में 2.5 लाख लोग फॉर्म गिराया था, 2.5 लाख लोग फॉर्म गिराया था, इसको ऐसे समझिए, 2.5 लाख लोग फॉर्म गिराया था। 2.5 लाख में एक बात आप हमको बताइए, 1 लाख ने पढ़ने वाला होगा? 1 लाख छोड़िए, 50,000 ने पढ़ने वाला होगा? 50,000 तो होगा। 50,000 में से 1717 को वहां सेलेक्ट हो गया, 2446 को और सेलेक्ट हो गया, 2213 को और सेलेक्ट हो गया। 50,000 में से घटा लीजिए 6-7,000, लगभग 40-42 हजार अभी भी जो है ना पढ़ने में तोप है, तोप, समझ गए, तोप। उसको आपको टक्कर देना है।
आपका जो सामना होने जा रहा है किसी ऐरा गैरा से नहीं होने जा रहा है कि ऐरा गैरा तरीका से पढ़ के आप रिजल्ट ले लीजिएगा। इस बात को समझिए, ये सब चीज सोचिए आप। ये सब चीज सोचेंगे तो ये सब चीज आपको पढ़ने को मजबूर करेगा। अगर आप सच में सफलता चाहते हैं तब, समझ गए? तो आपका जो कंपटीटर है ना, वो अपने आप में बारूद है, तोप है, AK-47 है। आप अभी पढ़ना शुरू किया, वो सब का सब चीज खत्म है, लेकिन हम आपको उस तरीका से पढ़ा रहे हैं कि आप एक बार में तोप बन के उभर जाइएगा, समझिए, बारूद बन के उभर जाइएगा। लेकिन यही है कि आपको मेहनत करना होगा, मेहनत करना होगा, हमारे साथ, हमारे कंधा से कंधा मिलाकर मेहनत करना होगा। देखिए जिम्मेदारी क्या होता है, आप इस चीज को समझिए। देखिए पूरी रात अच्छे ढंग से सो नहीं पाए हैं, फिर भी सुबह 8 बजे से क्लास ले रहे हैं। सुबह 8 बजे से क्लास रहता है मेरा, सुबह 8 बजे से क्लास ले रहे हैं। अगर मान लिया जाए कि हम आज क्लास बंद ही कर देते, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या 2-4 बात बोलते अपने मन में, मास्टरबा बंद कर दिया बिना सूचना का। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बोलते, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता था। और ज्यादा से ज्यादा मन में अगर ज्यादा ये होता तो 2-4 को गाली दे देते, और क्या, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता है, समझे? लेकिन फिर भी हम अपने जिम्मेदारी को समझे ना। सोना तो लगा हुआ है, सोना तो जीवन भर सोते रहेंगे। आज रात में बढ़िया से सो लेंगे, लेकिन आपका जो आज का टाइम चल जाएगा वो तो आपका व्यर्थ न चल जाएगा। ऐसे भी आप में से मैक्सिमम लोग पढ़ने वाले नहीं है, और पढ़ने वाले नहीं है उसको पढ़ने के लिए सिखाना है, तो सबसे पहले तो हम प्रिपेयर्ड रहेंगे, हम डेली क्लास लेंगे, तब ना आप देखिएगा कि हाँ मास्टरबा डेली क्लास लेता है, मास्टरबा डेली पढ़ाता है, तो हमको भी डेली पढ़ना चाहिए, समझ गए? तो ये चीज है। तब आइए क्वेश्चन पे, किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? देखिए जितने भी औद्योगिक कंपनी है ना, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले, लाभ में रहने वाले कंपनी को इसका दर्जा दिया जाता है। इकोनॉमिक्स में बिट्टू सर विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। हम यहां पर थोड़ा सा महारत्न से संबंधित क्वेश्चन है, महारत्न की चर्चा कर देते हैं। औद्योगिक कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया जाना प्रारंभ 2010 ईस्वी से हुआ है। औद्योगिक कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया जाना प्रारंभ 2010 ईस्वी से हुआ है। उन औद्योगिक कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया जाता है जो निम्न शर्तों को फुलफिल करती है। पहला शर्त यह होता है कि वह कंपनी लगातार 3 वर्षों से प्रॉफिट में हो, लाभ में हो, और लगातार 3 वर्षों से उसका शुद्ध प्रॉफिट, शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रहा हो, 5,000 करोड़ रहा हो। वैसी कंपनी जिसका लगातार 3 वर्षों तक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रहा हो, एक कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन है, वैसी औद्योगिक कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया जाता है जिसका लगातार 3 वर्षों से औसत व्यापार 25,000 करोड़ का रहा हो, 25,000 करोड़ का रहा हो। उन कंपनियों को ही महारत्न का दर्जा दिया जाता है। जिस समय यह क्वेश्चन पूछा गया था उस समय के अकॉर्डिंग इसका उत्तर हो जाएगा गेल, गेल हो जाएगा। उस समय गेल को महारत्न का दर्जा दिया गया था, और गेल का पूर्ण रूप होता है, आज भी गेल महारत्न कंपनी के अंतर्गत आता है, और गेल का पूर्ण रूप होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यह संगठन 1984 ईस्वी में स्थापित हुआ था। 1984 ईस्वी में स्थापित हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है आपको नई दिल्ली में था। नीचे से 1-2 पॉइंट लिखिए तो ठीक है। औद्योगिक कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया जाना प्रारंभ 2010 ईस्वी से हुआ है। हाँ, अब हाल फिलहाल में एगो को दिया गया 12 हो गया होगा। हाँ सही, हाँ 12 हो गया होगा। हाँ पहले 10 था, फिर एक को दिया गया 11। हाल फिलहाल में 5-6 दिन पहले एक विद्युत इलेक्ट्रिक से संबंधित कंपनी को दिया गया REC। हाँ सही बोले, REC। हाँ REC 12 हो गया है अब। गेल क्या लिखा है जी? औद्योगिक कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया जाना प्रारंभ, औद्योगिक कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया जाना प्रारंभ 2010 ईस्वी से, 2010 ईस्वी से हुआ है। 2010 ईस्वी से हुआ है। वर्तमान में 12 महारत्न कंपनी है। निम्न शर्तों को पूरा करने वाली कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया जाता है। निम्न शर्तों को पूरा करने वाली कंपनी को
निम्न शर्तों को पूरा करने वाली कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया जाता है? 1 नंबर में, 1 नंबर में 3 लगातार वर्षों तक कंपनी का शुद्ध लाभ, 3 लगातार वर्षों तक, 3 लगातार वर्षों तक, 3 लगातार वर्षों तक कंपनी का शुद्ध लाभ, 3 लगातार वर्षों तक कंपनी का शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ का रहा हो। आगे 2 नंबर में, 2 नंबर में 3 लगातार वर्षों तक, 3 लगातार वर्षों तक कंपनी का औसत व्यापार प्रति वर्ष, कंपनी का औसत व्यापार प्रति वर्ष, कंपनी का औसत व्यापार प्रति वर्ष कम से कम 25,000 करोड़ का रहा हो, कम से कम 25,000 करोड़ का रहा हो, कम से कम 25,000 करोड़ का रहा हो, इत्यादि हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे आइएगा। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? उस समय के अकॉर्डिंग ओडिशा, ओडिशा, अभी भी ओडिशा ही। संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया? राज्यसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। सुनिए, जो है देखिए वो जा रहा है बैग लेकर के। आए तुरी काहे जा रहे हैं? नाराज हो गए हमसे, काम है आए और एग्जाम है बीपीएससी का। और ठीक है जाइए जाइए, हमको तो लगा हमसे नाराज हो गए। इसको काट लीजिए, ऑप्शन डी में दुदू को उपराष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति कीजिए। देखिए सुनिए, देखिए भारत, आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 को पढ़िए। जब आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 को पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 यह कहता है कि भारत की संसद के द्वारा पूरे देश के लिए कानून बनाया जाएगा, पूरे देश के लिए कानून बनाया जाएगा। भारत की संसद के द्वारा पूरे देश के लिए कानून बनाया जाएगा। वही राज्य विधानमंडल के द्वारा राज्य के लिए कानून बनाया जाएगा, राज्य के लिए कानून बनाया जाएगा। भारत के भीतर कानून का निर्माण करने वाली जो सबसे बड़ी संस्था है वह संसद है। भारत के भीतर कानून का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन है? संसद। सबसे बड़ी संस्था संसद है। संसद की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में है। आर्टिकल 79 कहता है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर भारत की संसद का निर्माण किया जाता है। और विधि यानी कानून बनाने के लिए सबसे पहले, विधि यानी कानून बनाने के लिए सबसे पहले विधेयक लाया जाता है। और विधेयक संसद के सदनों में लाया जाता है। ये जो लोकसभा, राज्यसभा, ये संसद का 2 सदन है, 2 घर है, 2 हाउस है। लोकसभा, राज्यसभा संसद का 2 सदन है। सदन कहिए, घर कहिए, हाउस कहिए, जो कहना आप अपना कहिए, अपने तरीका से कहिए। तो सबसे पहले विधेयक लाया जाता है। विधेयक यही 2 में से किसी में लाया जाएगा। जिसमें भी लाया जाएगा वह पहले पारित करेगा, फिर दूसरा में जाएगा, दूसरा पारित करेगा। मान लिया जाए लोकसभा में लाया गया, लोकसभा पारित करेगा, फिर राज्यसभा में जाएगा। जब दोनों पारित कर देगा तो संसद के दोनों सदनों के विधेयक को पारित करने के बाद यह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। और जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर करता है। अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दिया तो वह विधेयक कानून बन जाएगा। और अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं किया तो वह विधेयक कानून नहीं बनेगा, वह विधेयक कानून नहीं बनेगा। राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति दे सकता है या अनुमति नहीं दे सकता है, ऐसा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। भारत के राष्ट्रपति अनुमति किसी विधेयक पर दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। अब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देगा या नहीं देगा, इसकी जानकारी या इसकी चर्चा कहां है? तो इसकी जानकारी या इसकी चर्चा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 में, सॉरी 111 में, सॉरी 111 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 को अगर आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 111 यह आपको जानकारी देगा कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देगा और अनुमति नहीं देगा। अगर अनुमति दे दिया तो कानून बन गया, अगर अनुमति नहीं दिया तो यह माना जाता है
कि राष्ट्रपति ने विधेयक पर वीटो का प्रयोग कर दिया है, राष्ट्रपति ने विधेयक पर वीटो का प्रयोग कर दिया है। तो संसद द्वारा पास मतलब लोकसभा राज्यसभा द्वारा पास। तो लोकसभा राज्यसभा द्वारा पास विधेयक तभी एक नियम कानून बनता है जब उस पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति ने किया हो। तो उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। इसको सही कर लीजिएगा आप, नोट में सही कर लिए। आगे इसका आंसर आप लोग बताइए। गिर होगा ना हो? हाँ गिर। चलिए, जो कुछ बात हम आपको बताए हैं वही पूछ रहे हैं। एक बात बताइएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, अरे उधर बिहार में नोट में लिखा हो। जिला पूछ रहे हैं, जिला क्या किए हो? गंदा काहे उड़ाते हैं? आप कुछ किए थे जी? अरे पंखा में गंदा रहता है महाराज, भाई मुंह में गंदा चल गया भाई। गंदा काहे उड़ाते हैं? साफ करके रखिए, सबको नोटंकी करते हैं। बताइए, आप लोग के कारण जो है क्लास में थूकना पड़ रहा है भाई महाराज। चलिए, तो हम ये पूछ रहे, जिला के संदर्भ में पूछ रहे थे। पश्चिमी चंपारण। अच्छा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? कौन नदी इससे होकर बहती है? आज के डेट में इसका क्या नाम? रामगंगा है ना हो। अब पहले इसको क्या कहा जाता है? हेली नेशनल पार्क। भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन है? यही ना है जी। हाँ, ये तो मेरा क्वेश्चन है, ये ना है बायोलॉजी का, हमको आता होता है। साइनोबैक्टीरिया एक पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। चलिए, एक तरफ जो है ना हड़प्पाई स्थल दिया हुआ है और दूसरे तरफ जो है आपको कौन क्षेत्र में है ये दिया गया है, तो इसको सजाना है। ठीक है, तो सिंध में कोटदीजी है, पश्चिमी पंजाब में सरायखेला है, दक्षिणी बलूचिस्तान में बालाकोट है, हरियाणा में राखीगढ़। मिलाइए तो क्या हो? सी। आगे करंट है, याद रखने का जरूरत ना है। इसका आंसर होगा भूमिका शर्मा, उत्तराखंड की रहने वाली थी, उस समय के संदर्भ में, याद रखना है। सामाजिक वानिकी, इसको हम समझाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सामाजिक वानिकी इसको हम थोड़ा सा समझाते हैं। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। सामाजिक वानिकी अंग्रेजी होता है सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री राष्ट्रीय कृषि आयोग, राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा 1976 ईस्वी में सामाजिक वानिकी करने की बात कही गई। उसी आयोग के सिफारिश पर भारतवर्ष में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत 1978 ईस्वी से हुई और इस सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को 1980 ईस्वी में छठी पंचवर्षीय योजना का अंग बना लिया गया। ये तो वैसे फैक्ट हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब सामाजिक वानिकी का मतलब क्या होता है? गांव घर समाज। गांव घर में आप देखते होंगे कि अगर किसी व्यक्ति का निधन होता है तो पूरे समाज के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, आपके सोसाइटी के लोग, आपके समाज के लोग, आपके आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, फिर निर्णय करते हैं क्या होगा नहीं होगा। समाज का मतलब आप समझ पा रहे होंगे। गांव घर में आप देखेंगे कि कुछ ऐसे खाली भूमि, गांव घर में आप देखेंगे कि कुछ ऐसे खाली भूमि आपको मिलेगा जहां पर कुछ नहीं हो रहा है, सरकारी भूमि है, खाली है, बंजर पड़ गया है। तो जो बुद्धिजीवी समाज है, जो पढ़ा लिखा समाज है, उसे पता है फॉरेस्ट का, वन का, जंगल का हमारे जीवन में महत्व है। जो काम हमारे शरीर के लिए पानी करता है, पानी, शरीर के लिए पानी, शरीर में पानी का महत्व है जी। अगर महत्व ना है ना तो आज रात में आप खाना खाने के बाद पानी नहीं पीजिएगा, या फिर ज्यादा महत्व समझना चाहते हैं तो दुर्गा पूजा खत्म होने दीजिए, मीट खा लीजिएगा रात में, पानी नहीं पीजिएगा, सुबह में पानी का महत्व आपको पता चल जाएगा। समझे? कभी ऐसा किए हैं? कभी भूल चूक में हो जाता है कभी काल। ठीक है, हाँ। तो जो महत्व हमारे शरीर में पानी का है, वही महत्व वातावरण में, वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में फॉरेस्ट का है, वन का है, जंगल का है, पेड़ पौधा का है, पेड़ पौधा का है।
तो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग तो समझते हैं, तो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग समाज में इकट्ठा होते हैं और चर्चा करते हैं, अरे फलनामा जमीन तो खाली है, वो तो सरकारी है, ऐसे है वैसे है, सब लोग पैसा इकट्ठा करो और वहां पे जो है ना 10 गो 20 गो 50 गो 100 गो पेड़ लगा दो, नदी है, नदी के साइड साइड में वृक्ष लगा दो जो पर्यावरण के हित में हो, जो पर्यावरण के हित में हो। तो जो हमारा समाज है, जो हमारा बुद्धिजीवी समाज है, वो पर्यावरण के हित को ध्यान में रखते हुए आपसी चंदा इकट्ठा करके बंजर भूमि पर, खाली भूमि पर जो वृक्ष लगाता है, पेड़ पौधा लगाता है, उसी को सामाजिक वानिकी कहा जाता है, उसी को सामाजिक वानिकी कहा जाता है। तो आइएगा, पवित्र जगहों के समीप जंगल को बचाना, पवित्र जगहों के समीप जंगल को बचाना। जंगल बचाने की बात हम कहां किए हैं, वृक्ष लगाने की ना बात हम किए हैं। फॉरेस्ट्री वानिकी, वानिकी का मतलब समझो, वानिकी फॉरेस्ट्री, वानिकी का मतलब वृक्ष लगाना, लगाना, बचाना नहीं। देखिए बचाना अलग बात है, लगाना अलग बात है, समझ गए। खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना, मतलब पौधा लगाना, पादप लगाना, पौधा लगाना की बात भी में हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती करने, पेड़ काटना, काटने की बात की है जी। जंगलों से ग्रामीण द्वारा गैर लकड़ी वाले उत्पादों को इकट्ठा करना, लकड़ी इकट्ठा करना। इसका परफेक्ट उत्तर क्या होगा? बी होगा ना, हो बी होगा परफेक्ट उत्तर। नीचे से 1-2 लाइन लिखिएगा जल्दी से, फटाक से। आदित्य कुमार बट ऐसा कोई नहीं करता है। हाँ ये बात आप सही है बोल रहे हैं, सही में जानते हैं गांव घर का लोग जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता है, उसको पैसा उसा हो जाता है, वो तो अलगे दुनिया में रहता है, समझे। उसको ये नहीं पता है कि उससे बड़ा बड़ा तुर्रम खां सब है। गांव घर में आप देखते होंगे जो थोड़ा सा धनवान होगा कितना रुआब में रहता है। अरे पैसा का कौन चीज का रुआब हो, ठीक है पैसा लेकर के जाइएगा। अगर आप अपने साथ लेकर के जाते, स्वर्ग में खर्च कर पाते, तब समझ में आता है पैसा का रुआब, कि हाँ हमारे पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा हम लेके जाएंगे, समझे। तो पैसा का रुआब जो है ना फालतू रुआब है, फालतू गर्मी है, समझिएगा। और पैसा का गर्मी सबको सहा भी नहीं जाता, ये भी बात है। लिखिए, हम तो बहुत सीधा साधा आदमी हैं, हमको तो बस खाने के लिए मिल जाना चाहिए बस, और कपड़ा पहनने के लिए, और पढ़ाने के लिए विद्यार्थी, तीन को चीज तो हमको चाहिए और चौथा कुछ नहीं चाहिए। लिखिए अब आगे। राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा, राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा श्याम किशोर तिवारी क्या बोल रहा है जानते हैं? हमारा आज के बुद्धिजीवी समाज खाली पड़े सरकारी जमीन पर जोत के चना बुन देगा। सही बात है, पेड़ नहीं लगाएगा, सही बात है। वो हड़पने का प्रयास करेगा, हड़प लेता है जमीन सब, ठीक है। लिखिएगा, राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा 1976 ईस्वी में 1976 ईस्वी में सामाजिक वानिकी करने की सिफारिश की गई, सामाजिक वानिकी करने की सिफारिश की, सामाजिक वानिकी करने की सिफारिश की। इसी के तहत 1878 ईस्वी से, इसी के तहत सॉरी 1978 सॉरी इसी के तहत 1978 ईस्वी से देखिए सोने का कितना महत्व है। एक रात सही ढंग से नहीं सो पाए तो देख रहे क्लास में कितना गलती हो रहा है, ठीक है। 1978 ईस्वी से सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत की, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत हुई, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत हुई, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 1980 ईस्वी में इस कार्यक्रम को 1980 ईस्वी में इस कार्यक्रम को छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया। ये सब बात याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए आगे आइएगा।
भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? भारतीय का मूल अधिकार नहीं, मूल अधिकार नहीं। देखिए, हम भारत के लोगों के पास जो है ना 6 प्रकार का मूल अधिकार है। कितना प्रकार का? 6। जो 6 प्रकार का मूल अधिकार है, पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18। समानता के अधिकार में कानून के समक्ष समानता भी शामिल होता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 14 में है। तो कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत मौलिक अधिकार है। और ध्यान दीजिएगा, जो मौलिक अधिकार है या मूल अधिकार है, उसकी चर्चा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में है। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में जो प्रावधान है वे सभी के सभी हमारे मौलिक अधिकार है। तो इसकी चर्चा है अनुच्छेद 14 में। तो अनुच्छेद 14 हमारा मौलिक अधिकार है। इसके बाद दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। तो धार्मिक की स्वतंत्रता का अधिकार, इसकी चर्चा है अनुच्छेद 25 से 28, यह भी मूल अधिकार है। इसके बाद पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में जब आप शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार को पढ़ेंगे, यानी अनुच्छेद 29 और 30 को पढ़ेंगे, तो जब आप अनुच्छेद 30 को पढ़ेंगे ना, तो अनुच्छेद 30 हमें शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार देता है। गौर कीजिएगा यहां पर, अनुच्छेद 30 हमें शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार देता है और वहां पर शासन प्रशासन करने का भी अधिकार देता है। इसके बाद मूल अधिकार में जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है, इसमें जो अनुच्छेद 19 है, इसमें जो अनुच्छेद 19 है, अगर हम अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 हमें विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी देता है, मतलब भाषण देने का अधिकार देता है। तो भाषण देने की स्वतंत्रता, इसकी चर्चा अनुच्छेद 19 में है, मतलब यह भी मौलिक अधिकार है। तो जब ए सी डी मौलिक अधिकार है तो बी मौलिक अधिकार नहीं है, यानी इसका उत्तर बी हो जाएगा। अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, प्रतिबंध का मतलब रोक। क्या शिक्षण संस्थान खोलने पर प्रतिबंध है जी? अगर प्रतिबंध होता तो हम खोल पाते, पढ़ा पाते आपको? तो ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, इसी वजह से तो हम खोल के आपको पढ़ा रहे हैं। तो प्रतिबंध नहीं है, ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको? बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए इससे आगे अगले क्लास में देखेंगे। बैठे रहिए, बैठे रहिए, होमवर्क पूछेंगे। कल आपका क्लास है और कल जो है आप बायोलॉजी का नोट लेते आइएगा और ई भी लेते आइएगा। ज्यादा प्रोबेबिलिटी है बायोलॉजी का क्लास होने का। अगर बायोलॉजी का क्लास नहीं होगा तो फिर मेरा क्लास होगा। ज्यादा प्रोबेबिलिटी है बायोलॉजी के क्लास कल होने का। अगर नहीं हुआ बायोलॉजी तब मेरा क्लास होगा। ठीक है, बता दिए हम आपको। कल आपका क्लास है और हमको लगता है परसों भी आपका क्लास है। परसों पढ़ाने के बाद छुट्टी के विषय में सोचा जाएगा। ठीक है। अरे महाराज, आपको इतना बढ़िया से समझाए, आपका टक्कर किससे है, फिर भी छुट्टी छुट्टी चिल्ला रहे हैं। महाराज अजीब हाल है। अरे पढ़िए पढ़िए पढ़िए। क्या था होमवर्क? छठी। फटा कहाँ है? हाँ वहां है फटा। सम्मिलित रूप से जवाब दीजिएगा 1 by 1। 1 by? जिसका मुंह खुला लाठी है हाथ तोड़ देंगे। भारत के प्राचीनतम सिक्के कौन धातु का बना था? है काहे बोलते हैं इसे? चलिए एक और क्वेश्चन बोल देता है। चलिए इससे क्वेश्चन ये पूछे थे, हम साउंड बंद कर दिए थे। ठीक है, देखे थे पढ़ती है कि नहीं पढ़ती? पढ़ती है, जवाब दे दी है। तो अभी इससे क्वेश्चन ये पूछे थे, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग। कहां? कलिंग। चलिए आगे बता। 16 महाजनपदों की सूची कहां है? अंगुत्तर। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी। किसके द्वारा? उदीन वासुवदत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से। किससे संबंधित है? किस राजा ने पाटलिपुत्रा को बसाया था? किसने बसाया था? अच्छा, अजात शत्रु के वंश का क्या नाम है? क्या नाम है? मगध की राजधानी कौन सी थी? गिरिबजरिया। चंपा किस महाजनपद की राजधानी? अंकी। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी है? आजाद। कालपी नगर किस नदी के तट पर? यमुना।
गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में किस राजवंश का शासन? नंद वंश। नंद शासक कौन थे? घना। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के, हाँ, सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। डाय। चलिए अगला होमवर्क है मौर्य साम्राज्य। क्या है? मौर्य साम्राज्य। अगला होमवर्क है मौर्य साम्राज्य है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य कल दोनों लेके आइएगा, मेरा भी क्लास हो सकता है, बिट्टू सर का भी, कल तक के लिए है ये। ठीक है, चलिए। हाय विविध अभी नहीं दे रहे हैं, बाद में देंगे। और सब ठीक है? हाँ, एग्जाम है तो हम क्या करें, एग्जाम सब तो ऐसे आते रहेगा जाते रहेगा। ठीक है, हाँ वो छूटेगा छूटेगा छूटेगा, क्या होगा। ठीक है, कल क्लास होगा, मतलब होगा। हाँ अरे क्लास होगा, आप पूछो कीजिएगा, क्लास नहीं रुकेगा। धन्यवाद सभी लोगों का।